हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 के अंतर्गत भाषा और लिपि के विकास में। अगला टॉपिक होगा हमारा तिगलिरी या तिगलारी। तो आइए शुरू करते हैं। तिगलारी एक दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है जिसका उपयोग तुलु, कन्नड़ और संस्कृत भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग मुख्यतः वैदिक ग्रंथों में संस्कृत में लिखने के लिए किया जाता था। यह ग्रंथ लिपि से विकसित हुआ है। इसे कन्नड़ भाषा क्षेत्रों यानी मलनाड क्षेत्रों में तिगलारी लिपि कहा जाता है और तुलु बोलने वाले इसे तुलु लिपि कहते हैं। यह अपनी बहन लिपि मलयालम के साथ उच्च समानता और संबंध है जो ग्रंथ में भी विकसित हुआ है। यहाँ कुलशेखर के श्री वीर नारायण मंदिर में एक पत्थर के शिलालेख में पाए गए हैं। इस लिपि के उपयोग का सबसे पुराना साक्ष्य तिगलारी या तुलु लिपि और तुलु भाषा में है और 115 ईस्वी का है। 15वीं शताब्दी में तुलु के विभिन्न शिलालेख तिगलारी लिपि में हैं। 17वीं शताब्दी में श्री भगवतो और कावेरी नामक 2 तुलु महाकाव्य भी इसी लिपि में लिखे गए थे। इसका उपयोग तुलु भाषी ब्राह्मणों जैसे शिवल्ली ब्राह्मणों और कन्नड़ भाषी हवक्या ब्राह्मणों और कोटा ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों और अन्य संस्कृत धार्मिक ग्रंथों को लिखने के लिए भी किया जाता था। हालांकि स्क्रिप्ट को पुनर्जीवित करने के लिए तुलु वक्ताओं के बीच एक सिरे से दिलचस्पी रही है क्योंकि यह पहले तुलु भाषी क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था। कर्नाटक तुलु साहित्य अकादमी के एक सांस्कृतिक विंग कर्नाटक सरकार ने तुलु भाषा या अथवा कन्नड़ लिपि में लेख को स्क्रिप्ट शुरू की है। मंगलोर और उडुपी जिले अकादमी इस स्क्रिप्ट को सीखने के लिए निर्देश पुस्तिका प्रदान करती है और इसे सिखाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करती है। जिस नाम से इस लिपि को संवर्धित किया जाता है वह इसकी क्षेत्रीय भाषाई या ऐतिहासिक जड़ों से निकटता से जुड़ा हुआ है। उपर्युक्त सभी नामों को इस लिपि में निर्दिष्ट करना गलत नहीं होगा। आर्य उजुत या हाल ही में गढ़ा गया शब्द केरल में इस लिपि को संवर्धित करने के लिए ग्रंथ मलयालम का उपयोग किया जाता है। प्रोफेसर गुंडा जोट्स ने पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से इस लिपि का बारीकी से अध्ययन किया। उनके निष्कर्ष के अनुसार जो पत्थर के शिलालेख, ताड़ के पत्रों की पांडुलिपियाँ और B.L. राइस जैसे पश्चिम विद्वानों द्वारा किए गए प्रारंभिक शोध कार्यों में पाए गए सबूतों पर आधारित थे। उन्होंने पाया कि इस लिपि के लिए ऐतिहासिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एकमात्र नाम तिगलारी है। इस लिपि को आमतौर पर कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तुलु लिपि या तुलु ग्रंथ लिपि के रूप में जाना जाता है। इस लिपि को सीखने के लिए हाल ही में कई प्रशासक और निर्देशात्मक पुस्तकें हैं। इससे रेव S.C. बर्नल द्वारा दक्षिण भारतीय पुरातत्व के पुरालेख के तत्व और बासेल मिशन प्रेस मंगलोर के कुछ अन्य प्रारंभिक प्रशासकों
में तिगलारी लिपि भी कहा जाता है। धर्मस्थल अभिलेखागार में मिले तुलु रामायण पांडुलिपि इस लिपि का तिगलारी लिपि के रूप में संवर्धित करती है। इस लिपि का उपयोग कर्नाटक के केनरा और पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। कई पांडुलिपियाँ केरल के उत्तरी केनरा, उडुपी, दक्षिण केनरा, शिमोगा, विकमंगलुरु और कासरगोड जिले में भी पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में असंख्य पांडुलिपियाँ पाई गई हैं। पांडुलिपियों की प्रमुख भाषा संस्कृत है। अगला टॉपिक है अवहट। अवहट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की भाषा है। अवहट को अवहट भी कहा जाता है। समय बीतने के साथ अपभ्रंश साहित्य की भाषा बन चुकी थी। इसे परिनिष्ठित अपभ्रंश कहा गया है। यह परिनिष्ठित अपभ्रंश उत्तर भारत में राजस्थान से असम तक काव्य भाषा का रूप ले चुकी थी, लेकिन अपभ्रंश के विकास के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों की बोलियां भी विकसित हो रही थीं और कालांतर में उन बोलियों में भी साहित्य लिखा जाने लगा था। इस प्रकार से परवर्ती अपभ्रंश और विभिन्न प्रदेशों की विकसित बोलियों के बीच जो अपभ्रंश का रूप था और जिसका उपयोग साहित्य लिखने के लिए किया गया, उसे ही अवहट कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार अवहट के मूल में सैरसैनी उपभ्रंश थी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार अवहट मध्य प्रदेश के अलावा बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। यद्यपि अवहट को काव्य भाषा के रूप में चुना गया था, फिर भी यह स्वाभाविक था कि स्थान विशेष की छाप उस पर लगती। इसलिए काव्य भाषा होने पर भी विभिन्न बोलियों के शब्द इसमें आ गए हैं। इसका समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी माना जाता है। यद्यपि साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा। अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट या अवहट कहा है। विद्यापति प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को ज़्यादा मधुर बताते हैं। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार निम्नवत हैं: अब्दुल रहमान, संदेश रासक, दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यापति, कीर्तिलता आदि। अवहट शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपनी पुस्तक वर्ण रत्नाकर में 1325 ईस्वी में किया था। कीर्तिलता में विद्यापति ने उल्लेख किया है: देसिल व अना सब जन मीठा त जैसन जमपत्रो अवहट्टा। इसका अर्थ है देसी वचन सब लोगों को मीठा लगता है, इसलिए वैसे ही अवहट्टा में लिखता हूँ।
अब आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सवाल नंबर 1 है, भारत में सबसे प्राचीन भाषा। उत्तर है ए तिब्बत बर्मन, बी ऑस्ट्रो एशियाई, सी किरात या डी द्रविड़। जिसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रो एशियाई। दूसरा क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ी गई। आंसर है बी स्मिथ, आरसी मजुमदार या सी जेम्स प्रिसप, डी रामशरण शर्मा। इसका उत्तर होगा सी जेम्स प्रिंसेस। तीसरा क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि किस लिपि से प्रभावित मानी जाती है। आंसर है ए ब्राह्मी, बी गुरुमुखी, सी अरमेइक या डी देवनागरी। इसका सही उत्तर होगा सी अरमेई। चौथा, किस शब्द का प्रयोग थेरवाद सिद्धांत के रूप में किया गया था। आंसर है ए खरोष्ठी, बी अरमेई, सी पाली या डी सिंधी। इसका सही उत्तर है सी पाली। पांचवा सवाल है, किस भाषा को देवताओं की भाषा कहा जाता है। ए पाली, बी प्राकृतिक, सी संस्कृत या डी मागधी। इसका सही उत्तर है सी संस्कृत। छठा सवाल, बौद्ध पीठकों की भाषा क्या थी। ए ब्राह्मी, बी प्राकृतिक, सी पाली या डी संस्कृत। इसका भी सही आंसर सी होगा पाली। सातवां, तिगलारी ब्राह्मी के किस रूप में विकसित हुआ। आंसर है पूर्वी, बी पश्चिमी, सी दक्षिणी या डी उत्तरी। इसका आंसर होगा सी दक्षिणी। आठवां है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। पहला पाली, बी संस्कृत, सी देवनागरी या डी अर्धमागधी। इसका आंसर होगा डी अर्धमागधी। अब आइए खाली स्थान देखते हैं। खाली स्थान, पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान लिपि को भारत की प्रथम देशज भाषा माना जाता है। आंसर है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि को भारत की प्रथम देशज भाषा माना जाता है। दूसरा है, हिंदी की लिपि खाली स्थान है। इसका उत्तर होगा हिंदी की लिपि देवनागरी है। तीसरा, बौद्ध पिटकों की संख्या खाली स्थान है। बौद्ध पिटकों की भाषा खाली स्थान है। इसका उत्तर होगा पाली। चौथा, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार खाली स्थान लिपियों में है। इसका आंसर होगा 64। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार 64 लिपियों के नाम है। पांचवा है, बाएं से दाएं लिखे जाने वाली लिपि खाली स्थान है। बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि खरोष्ठी है। इसका आंसर होगा खरोष्ठी।